नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने अब राजस्थानी लेखक ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट के मिले जुले रूप अतीत में दबे पांव का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पढ़ लिया है कि लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की यात्रा की और उसी यात्रा को यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जगजाहिर यार पूरे संसार में के सामने है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं उन्नत खेती भी होती थी। अर्थात पहले ये मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शुरुआती समय में कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक व्यापारिक बस्ती थी। यहाँ पर इस सभ्यता में सिर्फ व्यापार करते थे, खेती नहीं करते थे। लेकिन अब खेती के भी पर्याप्त साक्ष्य सबूत प्रमाण सामने आए हैं कि यहाँ पर उन्नत खेती भी होती थी। वर्षों कई सालों तक ये माना जाता रहा कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे। पहले ये मानते थे कि यहाँ पर अन्न का उत्पादन नहीं होता था, अन्न नहीं उपजाते थे, उसका आयात करते थे। दूसरी बस्तियों से, समकालीन बस्तियों से अन्न मंगवाते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित कर दिया है। निर्मूल मतलब जड़ रहित, यानी इस बात में कोई दम नहीं है कि अन्न नहीं उपजाते थे। बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता ही थी। अब तो इतने साक्ष्य मिलने लगे हैं कि लोग ये मानने लगे हैं कि यह मूलतः खेतीहर यानी खेती करने वाली और पशुपालक पशुओं को पालने वाली सभ्यता ही थी। और आपको ये तो पता ही है कि खेती और पशुपालन दोनों व्यवसाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता में होते थे। लोहा शुरू में नहीं था, पर पत्थर और तांबे की बहुतायतें थी। पत्थर सिंध में ही था, तांबे की खान राजस्थान में थी। राजस्थान में कहाँ? राजस्थान में झुंझुनू। और झुंझुनू में कहाँ? खेतड़ी, जहाँ पर अभी भी तांबा निकलता है। यद्यपि अब निकलना बहुत कम हो गया है, कम निकालते हैं। लेकिन आज से मतलब 15 साल 20 साल पहले भी कॉपर शहर बहुत ही विकसित तरीके से बसाया हुआ, मतलब बसा होता भी है, लेकिन अब उजड़ गया है। पूरे मकान टूट गए हैं, क्योंकि अब रहता नहीं है। पहले तो कम से कम 12,000 कर्मचारी यहाँ पर रहते थे। अब वो धीरे धीरे यहाँ से तांबा निकलना महंगा सौदा हो गया है। महंगा सौदा इसलिए कि यहाँ से तांबा निकालते हैं, उसका मान लो वह तांबा 100 रुपये में निकलता है, तो उतने ही ग्राम तांबे को विदेश से मंगाते हैं तो वो 70-80 रुपये में आ जाता है। तो यहाँ से निकालना महंगा पड़ रहा है, क्योंकि तकनीक थी वो पुरानी हो गई है, उसमें सुधार समय के साथ किया नहीं। तो अब यहाँ से निकालना कम कर रहे हैं, धीरे धीरे बंदी कर रहे हैं। तो जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको भेज रहे हैं घर, और नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये पूरा कॉपर शहर वीरान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तांबा निकलता था कब? आज से 5,000 वर्ष पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी यहीं से तांबा ले जाते थे। तो यहाँ से तांबे का उत्पादन बहुत पहले हजारों वर्षों से हो रहा है। इसके उपकरण खेतीबाड़ी में, तांबे के उपकरण खेतीबाड़ी में प्रयोग किए जाते थे। जबकि मिस्र और सुमेर ये सभ्यता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता हैं, में चकमक पत्थर और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार यहाँ के लोग रब्बी की फसलें लेते थे, खरीफ की नहीं, रब्बी की फसल, जिसमें कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज के पुख्ता सबूत खुदाई में मिले हैं। तो इनके पुख्ता सबूत हैं गेहूं के, जौ, सरसों और चने के। ये सभ्यता का तरयुग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया। तरयुग यानी जिस समय इन कृषि खाद्यान्न उत्पादनों की उत्पादन किया जाता था ना, उस समय पानी बहुतायत में था, तो सभ्यता का वह तरयुग था, खूब पानी थी। लेकिन बाद में पानी की कमी होती गई। अब वो पानी की कमी नदी के मार्ग परिवर्तन से हुआ, ये इसके बारे में इतिहासकार पुख्ता तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा
और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिले हैं। अब वहाँ पर कपास के बीज नहीं मिले हैं, बाकी गेहूँ के, सरसों, चना, इन सब के ही बीज, मतलब अनाज वह मिल गया है, लेकिन कपास के बीज अब तक नहीं मिले हैं। और उन्हें परखा गया है। जो बीज मिले हैं ना उनके बारे में, कपास के नहीं मिले। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर सूती कपड़ा है, तो कपास से सूत काट करके और कपड़ा बनाया गया होगा। ये दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने नमूनों में से एक है। संसार में सूत जहाँ पर भी मिला है उनमें 2 में से एक ये जगह है जहाँ पर सबसे प्राचीन काल का सूत मिला है। दूसरी सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी, उस पर रंग भी करते थे, कलर भी करते थे। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में माधव स्वरूप वत्स, ये खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम है, को मिला था। छाल्टी, लिनन और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते थे। लिनन के कपड़े आते हैं ना, वह और ऊन के कपड़े सुमेरी सभ्यता थी, वहाँ से आयात करते थे। ये इराक, ईरान, मेसोपोटामिया वो सभ्यता हैं ये। शायद सूत उनको निर्यात होता हो कि वहाँ से ऊन मंगाते थे और सूत वहाँ पर निर्यात करते थे। जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ। प्रसंगवश एक बात यहाँ पर अलग बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग, संभावित प्रयोग मिलता है। तो जहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता का खुदाई हुई, उसका उत्खनन हुआ है, तो वहाँ पर भी मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आपस में इन दोनों सभ्यताओं का आयात निर्यात करते थे, सामान का लेन देन, आदान प्रदान करते थे। तो ऐसा मानते हैं कि हम आज बोलते हैं कि ये मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या मोहनजोदड़ो शहर नाम दिया गया उसको, तो उस शहर को मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। महाकुंड जो विशाल स्नानागार है, उसके उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष मिले हैं। इसके बीचों बीच खुली बड़ी दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। प्रीस्ट्स बोलते हैं पुजारियों को, तो यहाँ पर पुजारियों का कॉलेज, यानी जो मंदिर, ये पूजा वगैरह करने वाले, यज्ञ करने वाले, हवन करने वाले व्यक्ति थे ना, तो उनको यहाँ पर रख करके उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती होगी। वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। तो एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञशाला है, उसके साथ में बहुत सारे छोटे कमरे हैं। तो ऐसा मानते हैं कि उन कमरों में जो ये यज्ञ वगैरह करते हैं उनसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर रहते होंगे। तो इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स यानी पुजारियों का कॉलेज माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न यानी टूटी हुई इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। अब गढ़ की चारदीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। देखो, गढ़ तो एक कोने में ऊंचे चबूतरे पर निर्माण किया गया है। अब बस्तियों के बढ़े तो गढ़ के मुकाबले ये छोटे टीलों बड़ी है। गढ़ है वो एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है, ऐसे ऊंचे टीले पर, और ये बस्तियां हैं ये थोड़ी नीचे टीले पर बसी हुई हैं। इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं। बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तो जो कुएं हैं उनको जो आसपास की मिट्टी हटाई तो वह कुएं मीनार के रूप में बाहर दिखाई देते हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्ती मानी जाती हैं। देखो यहाँ पर कि वर्तमान संदर्भ में कही गई ये बात है। विश्व को मानचित्र को हम 2 भागों में बांटते हैं। ये तो हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम मानचित्र, विश्व के मानचित्र में। तो जितने भी धनी देश है ना वे सारे पश्चिमी हैं। तो पश्चिमी देशों को वर्तमान में धनी देश कहा गया है। पूर्व में आते हैं जैसे भारत आता है, नेपाल है, बांग्लादेश है,
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इंडोनेशिया, बर्मा और ये अरब कंट्रीज़ हैं। अरब कंट्रीज़ में अभी थोड़ा में तेल वेल निकलने से पिछले 30-40 सालों में थोड़ा बहुत धनी हुई हैं, दुबई वगैरह, बाकी ये भी बहुत गरीब देश ही थे। तो वर्तमान में ये पूर्व के देश है ना, इसके पूर्व में उसको तो बोलते हैं गरीब और पश्चिमी देशों को धनी बोलते हैं, लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर में ये सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्व की बस्ती को रईसों की बस्ती कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था। बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया, जैसे डीके हल्का। तो इसका खुदाई करने वाले का नाम था दीक्षित काशीनाथ। दो व्यक्ति थे, दीक्षित और काशीनाथ। तो इनकी खुदाई, इन्होंने जिस जगह खुदाई की ना, उसको नाम दे दिया डीके हल्का। और खुदाई को मैंने आपको बताया था बहुत ही बारीक तरीके से, मतलब एक एक चम्मच से मिट्टी वहाँ से निकाल करके उसको भी छान छान करके बाहर डालते हैं। उनके नाम पर यहाँ पर 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्ती में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहाँ पर है, जो सबसे चौड़ी सड़क है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब ये केवल आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार लगता था। तो जहां कभी बाजार होता था ना, वहां पर ये बस्तियां, ये सड़क वहां तक पहुंचती है। जो सबसे चौड़ी सड़क है, इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। यानी सड़क पर, मुख्य सड़क पर घर नहीं खुलते हैं। यानी वो एक व्यापारिक मार्ग था, तो यहाँ पर बहुत से व्यापारी आते जाते थे, तो उस मुख्य सड़क पर घरों के दरवाजे नहीं खोलते थे। यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता, उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की है। कार्बूजिया नाम सुना क्या आपने? नहीं सुना होगा। तो कार्बूजिया, ली कार्बूजिया नाम है, और ये इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली। इन्हें आधुनिक शहरों का निर्माता कहा जाता है। ये फ्रांस वगैरह में, पेरिस में इनकी बहुत ही रहने की जगह की असुविधा थी, परेशानी थी, समस्या थी। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने, जो होते हैं ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे के तीसरा घर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो आइडिया था ना, जो विचार था, सबसे पहले ली कार्बूजिए के मस्तिष्क में ही आया। तो जिन्होंने, और इसको यहाँ पर वर्तमान में नाम क्यों आया है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर बसाया। मैंने पहले बताया था कि भारत के चंडीगढ़ शहर ऐसा है, इस्लामाबाद भी है भारत का, चंडीगढ़ है, फिर ये कोपर खेतरी भी है अपना। तो चंडीगढ़ शहर ऐसा है जिसे पूरा व्यवस्थित तरीके से बसाया गया है, और इसको बसाने में ली कार्बूजिए को भारत बुला करके इसकी राय ली गई थी कि इसका निर्माण किस प्रकार किया जाए, इस शहर को किस प्रकार व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए। तो चंडीगढ़ की शैली में ली कार्बूजिए का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने, इसको बोलते हैं, वो आर्किटेक्ट बोलते हैं ना, आर्किटेक्ट है। तो ये आर्किटेक्ट थे वर्तमान के, ऐसे समझ लो। तो इनको चंडीगढ़ शहर का निर्माता भी कहा जाता है। तो इन्होंने भी चंडीगढ़ में यही शैली अपनाई है। जो शहर की मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर सिर्फ बाजार वगैरह यही हैं, वहाँ पर घरों नहीं है, और घरों के दरवाजे भी वहाँ नहीं खुलते हैं, घर पीछे गलियों में ही खुलते हैं। वहाँ पर भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है। देखो सेक्टर है ना चंडीगढ़ में बहुत सारे, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने ये सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा, चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती रही होगी। तो यहाँ पर लेखक अपने लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं कि हो सकता है कि ली कार्बूजिए ने भी ये सीख कि घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खोल करके पीछे गली में खोले जाएं या छोटी सड़क पर खोले जाएं, तो ये सीख हो सकता है ली कार्बूजिए ने मोहनजोदड़ो सभ्यता से ही ली होगी। तो चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। नमस्कार।